आज का विषय है गुप्त साम्राज्य। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित शासकों के बारे में और महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानेंगे। गुप्त साम्राज्य भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से अधिक शासन किया है। गुप्तों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया है? 200 वर्षों से अधिक तक शासन किया है ना। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। स्थापना इसकी लगभग 319 से 20 ईस्वी के आसपास हुई है। 319-20 ईस्वी के आसपास हुई है ना। अगर इसके हम शासकों की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त। और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं आपके गुप्त काल के। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भैया। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वास्तव में कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके हम इन्हीं शासकों के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? चंद्रगुप्त प्रथम की बात करने वाले हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की इसने? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया? गुप्त संवत चलाया। कि रानी का नाम कुमार देवी था। इसकी रानी का नाम उल्लेख मिलता है कुमार देवी। ठीक है भैया। ठीक, तो इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की है? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ करता है। इसने गुप्त संवत चलाया। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में।
ठीक है भैया, अगला शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम बात करें, इसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है, किसका? समुद्रगुप्त का। ठीक है, सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन इसी के दरबार में रहता था। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। किसकी रचना की है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिसेन ने की है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के दरबार में। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया है। अश्वमेध यज्ञ भी किया है। अश्वमेध यज्ञ जो है वो शक्ति विस्तार के लिए किया जाता था। किस लिए किया जाता था? शक्ति विस्तार के लिए किया जाता था। ठीक, तो ये फैक्ट आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं कुमारगुप्त की। किसकी बात करने वाले हैं? कुमारगुप्त की बात करने वाले हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। चंद्रगुप्त द्वितीय की हम लोग बात करेंगे आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसे पराजित करके धारण किया है? शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। उपाधि धारण की। शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नोट करिए। अगले शासक की हम बात करते हैं। स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसी के समय हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी के समय हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था।
हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हूणों ने भारत पर आक्रमण किसके समय में किया था? स्कंदगुप्त। आ गया समझ में? हूणों ने भारत पर आक्रमण किसके समय में किया था? स्कंदगुप्त के समय। इसने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। कौन सी झील? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मतलब सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ना। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि हूणों का भारत पर आक्रमण किसके समय में हुआ है? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ है। अब हम गुप्त वंश के कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। गुप्त काल, गुप्त के काल के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। किस काल में? किस काल में? स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। किस काल के रूप में? स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है? स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। चित्रकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब किस काल की देन है? गुप्त काल की देन है। गुप्त काल की देन है। तो चित्रकला का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है। स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। किसके स्वर्णकाल के रूप में? चित्रकला का स्वर्णकाल। चित्रकला के स्वर्णकाल के रूप में किस काल को जाना जाता है? गुप्त काल को जाना जाता है। मतलब चित्रकला और मूर्तिकला गुप्त काल की ही देन है। अगर यहाँ की हम प्रसिद्ध बात करें देवगढ़ के दशावतार मंदिर की, देवगढ़ का दशावतार मंदिर इस काल का है, गुप्त काल का है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इसी काल में बना है। किस काल में? गुप्त काल में। इसी काल का है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो किस काल का है? इसी गुप्त काल का है ना। आगे हम लोग गुफाओं की बात कर लें। अजंता की गुफा इसी काल में आती है। अजंता की गुफा काफी प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा है ना, इसी काल की है। किस काल की है? गुप्त काल की है। गुप्त काल के जो शासक थे वो संगीत प्रेमी थे। कैसे थे? संगीत प्रेमी थे। संगीत प्रेमी थे। ठीक। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे थोड़ी सी कुछ रचनाएं और हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं हम। कालिदास की अगर हम बात करें,
कालिदास की रचनाओं की हम बात करें तो इनकी कई सारी रचनाएं मिलती हैं। रघुवंशम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है भैया। कुछ और रचनाएं मिलती हैं। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटिकम। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की है। ठीक है भैया। तो कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। तो ये कालिदास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको आप याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक का है। ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसको आप याद रखिए, नोट कर लीजिए।